हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने 3 सब यूनिट जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आपके सेकंड यूनिट के आज है उसका 4th सब यूनिट, जिसमें एक है ग्लोबलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ओके, सो ये टॉपिक जो है, चूँकि हमने एग्रीकल्चर का ओरिजिन पढ़ा, एग्रीकल्चर का हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी कुछ क्रॉप्स की, उसके बाद ये टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है कि भाई जब हम एशिया के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं या फिर हम कभी वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी पढ़ें तो हमें ये चीज़ ग्लोबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन का पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन या फिर कमर्शलाइजेशन चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ग्लोबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की। देखें, जब भी क्या हो, ग्लोबलाइजेशन या फिर कमर्शलाइजेशन, ये दोनों एक कुछ न्यू टर्म्स हैं, ठीक है, जो किस वजह से उनका जो ओरिजिनेशन हम कह सकते हैं वो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है, और मींस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ, जिसने क्या कर दिया, वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बनाने से मुराद ये है कि अगर एक विलेज है तो उसमें हम देखते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है, विलेज में हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे आ गया, आपके पास वहाँ एग्रीकल्चर होगा, वहाँ रिसोर्सेज किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जब उसको ग्लोबल विलेज कहा गया, ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है कि कोई भी पूरे के पूरे जो दुनिया है ये हमारे पास आपस में इंटरलिंक्ड है थ्रू विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमारे इस जगह के कोई चीज़ है तो वो यहाँ पर भी अवेलेबल हो सकती है, यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ है तो वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, सब इंटरकनेक्टेड हैं। वो हमने क्या कहा कि ग्लोबल विलेज, ठीक है। इसी तरीके से किसी की एक कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं, वन नेशन कैन बिकम द एसेट्स ऑफ अदर थ्रू इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स एंड एनीवन कैन गेट बेनिफिटेड बाय द इन्वेंशंस ऑफ अदर। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कंट्री है, उसके पास कोई भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और दूसरी कंट्री है वहाँ पर रिसोर्सेज डिप्राइव्ड हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो ये कंट्री इसको अपने रिसोर्सेज दे सकती है और ये उससे बेनिफिट ले सकती है, ठीक। और जब इनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि भाई आप या तो इसके बदले में हमें क्या दोगे, या तो आप इसमें कुछ हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप हमें इसके बदले हमारे पास क्या करो, कुछ रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं जो कि वो आप इनको दो। तो ऐसे एग्रीमेंट्स की मदद से हमें क्या कर दिया गया कि इंटरकनेक्ट कर दिया गया बहुत सारे रीजन्स को। इसी चीज़ को इन्हीं आइडियाज़ की एसिमिलेशन इकट्ठा होना, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स का इकट्ठा होना वर्ल्ड लेवल पर ताकि ट्रेड किया जा सके बिटवीन द कंट्रीज़ को कहा गया ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि एक रिसोर्स को क्या किया गया कि हमारे पास बहुत सारी कंट्री के अंदर जो है वो पहुंचाया गया, ठीक है, ताकि इससे क्या हो सके कि इसकी जो है वो आगे वर्ल्ड लेवल पर इसके तक ट्रेड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको समझाता हूँ, तो उससे हम ले लेते हैं किसकी एग्जाम्पल, हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस की, ठीक। लेट्स से इंडिया के पास राइस है, ठीक है, इंडिया ने क्या किया, इस राइस को बाकी उन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, या फिर हम इंडिया के अंदर किसकी बात कर लेते हैं, यूके की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, उनके साथ ट्रेड किया। किसके लिए, ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ चीज़ जो हैं वो इन रिटर्न इंडिया को वापस मिले, ठीक। अब इसके रिसोर्सेज जो हैं, ये रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक। ये एक आइडिया था, ये प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्सचेंज था, ठीक है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, ओके। इसलिए क्या कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन कर दिया अपने रिसोर्सेज को। और कमर्शलाइजेशन, इसके बरक्स कमर्शलाइजेशन क्या है, कमर्शलाइजेशन क्या होता है कि अगर एक कंट्री किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड है, किसी की उसकी प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है किसी भी कमोडिटी के अंदर, और वो कमोडिटी के अंदर कंजप्शन इन द मार्केट के अंदर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक कमोडिटी है और वो कमोडिटी जो है वो इंटरनली मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रही है, वो कहीं बाहर नहीं जा रही, विद इन मार्केट जो है वो कंज्यूम हो रही है, और उसको क्या हो रहा है कि भाई उसको हमने कह देते हैं कमर्शलाइजेशन हो गई, इस रिसोर्सेज की कमर्शलाइजेशन हो गई। इसकी एग्जांपल से आप कैसे एग्जांपल आप समझोगे इसकी, लेट्स से हम कोल की एग्जांपल करते हैं। कोल एक रिसोर्स है, और जब हम कोल को इंटरनली अपनी कंट्री के अंदर यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, चाहे एनर्जी जनरेशन के लिए हो, चाहे आप बाकी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो, तो वो जब इंटरनली यूज़ हो रही है तो उसके क्या आते हैं कि रिसोर्सेज का कमर्शलाइजेशन हो रही है, रिसोर्सेज की इंटरनली यूज़ हो रही है मार्केट के लिए, ओके, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब यहाँ पे थोड़ा उसको एक्सप्लेन किया गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड किया जाए, इसको कहा गया ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और जब उन प्रोडक्शन को सॉलिडली इसी चीज़ के लिए प्रोड्यूस किया गया, उन कमोडिटीज़ को सिर्फ इसीलिए
बनाया गया, तो उनके लिए प्रोड्यूस किया गया ताकि उनकी मार्केटिंग की जाए, तो उसको कहा जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। जब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ फाइनेंस इनपुट्स आउटपुट फॉर्मेशन एंड साइंस अक्रॉस वास्ट जियोग्राफिक एरियाज। कि जब हम क्या करेंगे, मूवमेंट करें फाइनेंस की, चाहे वो इनपुट्स की या आउटपुट्स की, इंफॉर्मेशन की, साइंस की, अलग अलग एरियाज में, ठीक है, अलग अलग एरियाज में हम उसको क्या करें, उनको ट्रांसफ़र करें, ताकि हम क्या कर सकें, उससे बेनिफिट जनरेट कर सकें, और एक, ठीक है, पॉवर्टी लेवल को डिक्रीज़ किया जा सके। इसीलिए किया जाता था कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो या फिर उसको कोई और बेनिफिट, इकोनॉमिक या सोशली कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ताकि तो उसमें पॉवर्टी रोज हो सके और उसमें फूड सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ग्लोबलाइजेशन। क्या चीज़ ग्लोबलाइजेशन किया, क्या इन्हांस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ इन द लो इनकम कंट्रीज़। इंजन ऑफ ग्रोथ के ग्लोबलाइजेशन जब एग्रीकल्चर की हुई, तो जो लो इनकम कंट्रीज़ थी, छोटी कंट्रीज़ थी, उनको भी पता लगा कि भाई हम अपने जो हैं, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर को बाहर वाली दूसरी रीजन के अंदर दे के वहाँ से कुछ और चीज़ जो है अपने अंदर ला सकते हैं। यहाँ से हमने कुछ अगर एक कमोडिटी, कुछ जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी इस कंट्री में अगर दी है, तो उसके बजाय में हम बाहर से कुछ ऐसी चीज़ ला सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो इससे क्या हुआ, उन कंट्रीज़ की जो है वो इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी। ये इफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का। फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि कॉस्ट रिडक्शन इन वन प्लेस हैव इमीडिएट इम्पैक्ट इन अदर प्लेसेस। कि एक जगह पर कॉस्ट रिडक्शन हुई, यानी किसी चीज़ की कमोडिटी की क्या हुआ कि उसके प्राइसेस कम हुए, उसका असर जो है वो दूसरी जगह पर होगा। कॉस्ट रिडक्शन लार्जली डिराइव फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांस। कॉस्ट रिडक्शन किस पर डिपेंड करेगी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है उस रीजन के अंदर। उसके बाद आ जाएगा WTO रूल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स जो हैं, ताकि कंट्रीज जो क्या कर पाएँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। क्योंकि अब एक कंट्री के अंदर देखो, ये नहीं हो सकता कि अगर वहाँ पे मान लो कि किसी कंट्री के अंदर जो है वो रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को जुडिशियल यूज़ नहीं हो रहा, कि वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनली उनको अंदर के लिए एक चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो पैसे के लिए बाहर उसको बेच रहे हैं, क्योंकि बाहर से उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी WTO ने रूल्स बनाए कि कितना % आपके पास प्रोडक्शन होगी और उसका आप कितने % जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें सबसे पहले आएगा कॉस्ट रिडक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि कॉस्ट रिडक्शन एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन इंक्रीज कॉन्स्टेंटली अकर्स इन एग्रीकल्चर। ये तो होता रहेगा, कॉस्ट रिडक्शन और उसकी जितनी प्रोडक्शन है वो आपके पास इंक्रीज होगी, या फिर कहीं प्रोडक्शन कम हो सकती है, कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, ये चीज़ें लगी रहती हैं क्योंकि नेचुरली चीज़ें हैं, ठीक है। और पेस इसकी एक्सीडेंट, क्योंकि इसमें ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अब देखो एक कंट्री है, उसको एक रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो रिसोर्स उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक। वो क्या करेगी, 2 या 3 कंट्री पर देखेगी कहाँ से उसको जो है मिल पाएगा। अब ये कंट्री ने अपना प्राइस फिक्स किया, इसने अपना प्राइस फिक्स किया, ठीक। इसमें WTO का क्या रोल है वो भी देखेंगे, ठीक। WTO के क्या गाइडलाइंस हैं वो देख के अब जहाँ पे उन इस कंट्री को, इस फर्स्ट कंट्री को जहाँ से नीड जो होगी उनको लगेगा ये इनका प्राइस सही है, तो वहीं से लेंगे, ठीक। अब इससे क्या होगा कि इनके प्राइस यहाँ से जो लेंगे, ठीक है, उसका इफेक्ट इस जगह पर भी होगा कि यहाँ से अगर उन्होंने मान लो कि इसके कंपैरिजन में तो उन्होंने लिया कि कम लिया, फर्स्ट के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में उन्होंने यहाँ से सस्ता माल उठाया, लेकिन अब यहाँ पर जब तो पहुँचते उस पर बहुत सारे और चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उसका मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो पहले के मुकाबले में अब यहाँ पर जो है वो, अब उसमें जो कास्ट होगी वो एक्सेस होगी। तो यही है कि इसका इफेक्ट यहाँ से जो इफेक्ट हो उसका इफेक्ट इस जगह पर भी होगा। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगी, लार्जली डिराइव फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांस। कि कॉस्ट रिडक्शन की कॉस्ट कमी जो है वो कैसे होगी, जब उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगी। लो इनकम कंट्रीज जितनी भी हैं जो रैपिडली एक्सपेंड नहीं हो रही और अपने एग्रीकल्चर एंड इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज विल नॉट एक्सपीरियंस कॉस्ट रिडक्शन, हेंस अदर रिड्यूस कॉस्ट एंड प्राइस डिक्लाइंस। जो लो इनकम कंट्रीज़ होंगी वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रही, यानी अपने आप के जो सर्कल है वो बढ़ा नहीं रही, ठीक है, और अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं कर रही, तो उससे क्या होगा, वो कॉस्ट रिडक्शन से इम्पैक्ट होंगे, उन पर कॉस्ट रिडक्शन का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने अपना कॉस्ट जो है वो कम नहीं की, ठीक है। एग्रीकल्चर इंप्रूव नहीं हुआ, उससे क्या हुआ कि वहाँ से जब कॉस्ट उनकी जो है वो कम नहीं हुई, एग्रीकल्चर उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी ही चीज़ की प्रोडक्शन कर रही हैं जितनी उनके पहले कर रही थी। अब वहीं बाहर से कॉस्ट रिडक्शन हो गई। अब इस जो फर्स्ट कंट्री होगी जिसने नहीं कम किया, तो उससे असर क्या होगा कि भाई वो लोगों का जो है पहले उनके पास, लेट्स इसको ऐसे समझो
कि हमारे पास एक रीजन है जो कि क्या कर रहा है, एक चीज़ को 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक, मान लो एग्जांपल है, कुछ नहीं इसको समझने के लिए, 100 रुपीज़ के हिसाब से बेच रहा है। बायर वाली कंट्री को उसी चीज़ को, और इसने अपने आप को बढ़ाया नहीं, इसने टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज ऐसे नहीं किए, इसने मान लो कि उसने कोई भी एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट नहीं की, उसके पास पहले तो 100 टन थे तो उतनी टन की प्रोडक्शन हो रही है, वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे तो क्योंकि उनके लिए इतना काफ़ी था। अब बाहर से कंट्री है, उसको 100 पे 12 नहीं है, ठीक है, उसको कहीं और से वही चीज़ उस एग्रीकल्चर कंट्री से मिल रही है, उस रीजन से मिल रही है जहाँ से वो 80 रुपीज़ की है। अब वो क्या करेगी, वो भी इसी 80 वाले से लेगी। ठीक, इससे असर क्या होगा कि इस कंट्री को नुकसान हो जाएगा, पहले तो इससे ले रही थी, ठीक है, अब इस कंट्री को नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये 100 है और साथ में क्या चीज़ हो रही है, अब इसको माल गया भी नहीं क्योंकि इसके पास इंप्रूवमेंट नहीं थी और प्राइसेस भी बढ़ गए, तो ये चीज़ों का असर होगा। फिर उसके बाद WTO रूल्स का क्या होगा। WTO को इसीलिए बनाया गया ताकि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, WTO एक ट्रेड बैरियर्स को हटाता है और इन्फोर्स एग्रीड रूल्स, और ऐसे रूल्स बनाते हैं जो कि दोनों रीजन के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए, दोनों जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए सेम हो। इससे क्या होगा, अब कि बहुत सारी जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो भी अपने बॉर्डर्स ओपन करेंगी ताकि ट्रेड कर सकें, उनको भी पता है कि हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारे WTO के रूल्स और बहुत सारे हैं, तो इसमें वो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। WTO है, उसके बाद और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पूरा कंप्लीट उसको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। बाकी इसका जो और पोर्शन है वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।